हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम प्रश्न पत्र की योजना 2023-24 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 10th का सामाजिक विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है उसकी और जो मॉडल पेपर गवर्नमेंट ने जारी किया है कि किस पैटर्न पर आपके एग्जाम होंगे उसको हल भी करेंगे और कुछ उसके ब्लूप्रिंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो भी पेपर आपको पता ही है 80 अंक का आता है। अब यहाँ पर क्या अभी अब की बार क्या गवर्नमेंट ने एक नया चेंज किया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी संख्या बढ़ा दी है। 15% तो क्या होंगे वैकल्पिक आएंगे, अब से दे दिए हुए, और 7% के आएंगे रिक्त स्थान आएंगे, और 10% के आएंगे भी एक एक नंबर के अति लघुरात्मक एक एक अंक में शब्द में लिखने वाले आएंगे। तो लगभग 32 नंबर का जो पेपर है सी में से वो आपके एक नंबर का आएगा सबकी बार क्या है भी। और 12 क्वेश्चन 2-2 अंक के आएंगे, और 4 क्वेश्चन हैं वो 3-3 अंक के आएंगे, 3 क्वेश्चन 4-4 अंक के आएंगे। इनमें जो निम्नात्मक प्रश्न है इनमें सभी में विकल्प मिलेगा आपको। देखिए किस प्रकार ये जो आपके पाठ है लेसन है उनके जो अंक बार दिए हुए यहाँ पर, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 4 अंक का लेसन आएगा। इस प्रकार आप इनको देख सकते हो, जिसको ज़्यादा अंक मिले वो जल्दी ये ब्लूप्रिंट आप जरूर देखना कि किस पार्ट से छोटा क्वेश्चन आएगा। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इसमें से ये 4 अंक का लेसन आता है, उसमें एक बड़ा प्रश्न आएगा ये देखो। तो आप याद रखना कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में छोटा क्वेश्चन एक भी याद मत करो आप, ओनली कौन से प्रश्न याद करो अभी, बड़े क्वेश्चन याद करो। इसमें क्या है बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। उसी प्रकार जैसे औद्योगिकरण का युग है, इसमें एक 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 सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बड़ा क्वेश्चन इसमें बिल्कुल याद नहीं करना है आपको। औद्योगिकरण का युग है, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं याद करना है, छोटे क्वेश्चन याद करने हैं। इस प्रकार आप ध्यान रखना कि जो एक नंबर का कौन से आने वाला है, 2 नंबर का कौन से, 3 नंबर का कौन से आने वाला है। ये ब्लू प्रिंट आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसकी जो PDF है आपको उपलब्ध हो जाएगी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊपर, तो वहाँ से आप देख सकते हो, इसका ब्लू प्रिंट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए भी ये क्वेश्चन आंसर आए हुए देखो भी। पहला प्रश्न इसमें आया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। ये इजी प्रश्न आया हुआ था, कब हुई थी भी 1914 में हुई थी। बाइलिंगुअल भाषा में, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का किससे संबंधित है भी, भाप का इंजन किससे संबंधित है भी, जेम्स वाट से संबंधित है। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, ये पत्रिका कैसी थी भी, साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में एक बार आती थी। फाइव नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र में। इसमें लगभग क्या है भी 28%, इसका लगभग क्या है भी क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र है। ये आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पर 27% ये मैदान है। अब देखिए भी सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर है भी, ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। सारे प्रश्न कंपटीशन माने योग्य है, इन्हें जरूर याद रखें। भारत का चीनी के उत्पादन में कौन सा स्थान है विश्व में भी, पहला स्थान है। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है, समुद्री परिवहन है वो क्या भी जल परिवहन का प्रकार है। सिंहली किस देश की राजभाषा है, ये क्या भी श्रीलंका की राजभाषा है। किसकी राजभाषा है भी, श्रीलंका की। तो आप यहाँ पर श्रीलंका चेक करोगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है भी 22, 22 भाषाएं हैं वहां पर। ये सारे प्रश्न कंपटीशन में सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर में आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है भी 943। इनमें से बहुजन समाज पार्टी बसपा की संस्थापक कौन है भी, इसमें ये काशीराम है। कौन है भी, काशीराम।
इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। इसमें क्या है, प्रकृति द्वारा ये जो वस्तु में प्रदान होती है वो कौन से किस में आती है? प्राथमिक में आती है। ऋण के औपचारिक स्रोतों से शामिल नहीं है। औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत, बैंक, सरकारी समितियां, ये आरबीआई के अधीन होती हैं। ये सारे औपचारिक हैं। ये साहूकार होते हैं ना, जो गांव में ब्याज पर पैसे देते हैं, ये क्या होते हैं भी? अनौपचारिक होते हैं। इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है भी? इसमें एक संस्था होती है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये नियम तय करती है। ये आपके 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आए थे। नेक्स्ट देखिए भी, सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए भी, बंबई की पहली कपड़ा मिल में लगी थी, कब लगी थी? सन पता नहीं आपको, बंबई की पहली मिल कब लगी थी भी? क्या आंसर होगा आपका? देखो भी, ये 1853 में लगी थी। कब लगी थी भी? 1853। कई 1854 भी आया हुआ है, तो अपनी बुक के हिसाब से आपको लिखना है। अगला है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से? भी गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी भी? ये ज्योतिराव फुले थे। कौन थे भी? ज्योति राव फुले। ज्योतिराव फुले आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए भी, कच्चा तेल गैर, अब कच्चा तेल है वो कैसा है भी? नवीनीकरणीय संसाधन है, अनवीनीकरणीय संसाधन है? गैर नवीनीकरणीय है, मतलब इसको दोबारा आप नवीनीकरण नहीं कर सकते। नवीकरणीय, नवीकरणीय, गैर लगा हुआ है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, इसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद में इसका निर्माण होता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है भी? वैश्वीकरण। क्या कहलाती है भी? एक शब्द आया था वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। आपका आंसर होगा वैश्वीकरण। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? ये शिरोमणि अकाली दल है, ये पंजाब से संबंध रखता है। क्या उत्तरा सही होगी? पंजाब। अगला क्वेश्चन है, शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। कौन सी शासन प्रणाली होती है भी? लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है भी? जनता का ही शासन होता है। तो ये जनता की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से किनको आधुनिक भारतीय मंदिर कहा करते थे? किनको कहते थे भी? ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी उनको। ये जो बांध बनाए गए थे ना, बांधों को, नदियों में जो डैम बनते हैं ना, उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ये आपके 5% आगे, 7% आगे रिक्तस्थान के। अब देखो भी, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। अति लघुरात्मक प्रश्न है, इनका एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर देना है आपको। बेगार क्या है? बेगार क्या है भी? बिना मजदूरी के बलपूर्वक कराया जाने वाला काम। आपको बिना मजदूरी, मतलब बिना वेतन दिए हुए, बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया गया काम होता है। याद रखना, ये लिखना है बेगार। फ्लाइस्टल क्या चीज है भी? अपने पढ़ा हुआ फ्लाइस्टल क्या है भी? एक जॉन नाम का कोई वैज्ञानिक था। कौन भी? जॉन। उसने कपड़ा बुनने की मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी भी? कपड़ा बुनने की मशीन बनाई थी, उसे फ्लाइस्टल कहते हैं। कब बनाई थी भी? 1733 में। जॉन के द्वारा निर्मित कपड़ा बुनने की एक मशीन है जो 1733 में निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
स्पिंजिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था अभी? ये भी क्या है, अभी एक कपड़ा बुनने की मशीन है। इसका खोज किसने की थी अभी? जेम्स हरग्रीव्स। कौन है अभी? जेम्स हरग्रीव्स। 1764 में या 65 में की थी इसी। दोनों विकल्प सही होते हैं, कई बार 64 आता है, कई बार 65 आता है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था अभी? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1764 और 65 में। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। सरकार के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं अभी? 3 अंग हैं। इसमें क्या होता है अभी? कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका। दूसरा कौन सा होता है अभी? विधायिका। अगला कौन सा होता है अभी? न्यायपालिका। न्यायपालिका 3 है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अगला कौन सा है अभी? क्वेश्चन देखिए अभी, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था क्या होती है अभी? वर्ण व्यवस्था एक क्या आती है? सामाजिक प्रणाली होती है जो समाज को उनकी सामाजिक व आर्थिक क्षमताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित करती है। क्या लिखोगे अभी? स्त्रीकरण, स्त्रीकरण अर्थात वर्ण व्यवस्था एक स्त्रीकरण की एक सामाजिक प्रणाली है। क्या भी? सामाजिक प्रणाली है। वो क्या करती है अभी? जो समाज को उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर विभिन्न स्तरों पर विभाजित करती है। आपको ये लिखना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमारे देश में चुनाव लड़ते हैं उनको कौन चुनाव चिन्ह करता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग एक संस्था होती है, वो चुनाव चिन्ह भी देती है, मान्यता भी देती है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी क्या चीज है? क्या कहो जिसे भी? जीडीपी है वो देश की सकल आय होती है। आप लिखोगे अर्थव्यवस्था एक निर्धारित अवधि, एक निर्धारित अवधि में देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्या लिखोगे? एक निर्धारित अवधि में उस देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भी, ये वे कंपनियां जिनको कारोबार एक से अधिक देशों में क्या कहलाती है? अभी अंतरराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है अभी? अंतरराष्ट्रीय कंपनी, जिनका एक देश को नहीं कई देशों में क्या होता है? व्यापार होता है। क्या कहलाती है वो? अंतरराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अभी आपका आंसर होगा 1972 में। ये भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? संक्षेप में बताइए। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है अभी? एक तो चिड़चिड़ापन आता है व्यक्ति में। क्या आता है अभी? चिड़चिड़ापन आता है। दूसरा क्या आता है अभी? और उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप मतलब बीपी बढ़ जाती है व्यक्ति की। बीपी क्या होती है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तनाव आता है व्यक्ति में। और श्रवण शक्ति, सुनने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है अभी? कम हो जाती है। और नींद भी कम आती है। इस प्रकार के आप कई प्रभाव लिख सकते हैं। ये तो थे आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन। अब देखो भी खंड ब में आपके ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार। पहला क्वेश्चन, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन आया, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? अभी ये साइमन कमीशन 1927 में आया था। जो तात्कालिक अंग्रेज सरकार थी उसके संवैधानिक सुधारों के लिए आया था। किसके लिए आया था? अभी तात्कालिक सरकार के द्वारा किए गए संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए वो यहाँ आया था। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? 2 बिंदु लिखने हैं आपको। मुद्रण संस्कृति का मतलब ये है जो अखबार है, पत्रिका है,
बुक्स हैं, इन्होंने क्या योगदान दिया? इन्होंने पहला योगदान दिया था भी समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी कुशासन नीति का पर्दाफाश हुआ। जब से सरकारी समाचार पत्र आए या प्राइवेट समाचार पत्र आए, उसके माध्यम से सरकार के द्वारा जो कुशासन की नीति थी उसका पर्दाफाश हुआ। एक तो ये लिख सकते हो। दूसरा क्या लिखोगे भी, राष्ट्रवादी क्रियाकलापों पर निंदा से क्रांतिकारियों में बल मिला। अब राष्ट्रवादी क्रियाकलाप थे, उनके द्वारा क्रांतिकारी थे, उनको क्या मिला भी? बल मिला। ये दो बातें लिख सकते हो। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई दो तर्क दीजिए भी। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है भी? पहला तो है सामाजिक संघर्ष की संभावना को कम करती है भी। सत्ता है ना, और जो सामाजिक संघर्ष होता है अपना, उसकी संभावना को कम कर देती है। दूसरा लिखोगे आप, राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करती है। जो राजनीति है उसमें स्थिरता लाती है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। ये ऐसी दो बातों का उल्लेख करना है आपको जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। एक तो क्या कहते हैं, हमारा संविधान है वो कहता है कि हम भारत का कोई धर्म नहीं है। एक बात तो आप ये लिखोगे, हमारे संविधान में उल्लेख है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है। ये बात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है भारत को। दूसरी बात क्या लिखोगे भी, आप लिख सकते हो कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। दो बातें लिख सकते हो, एक तो संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, दूसरा जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अगला देखो, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों में सुधार के कोई दो बिंदु लिखिए। राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं लोग, उनमें सुधार क्या कर सकते हो आप? अपने अपने अलग अलग विचार हैं, आप लिख सकते हो। पहला तो लिख सकते हो आप कि जो अपराधी लोग हैं उनको दल में शामिल ही ना करें। जो अपराधी लोग हैं उनको दल में शामिल ना करें। दूसरा है, अपराधी है उनको चुनाव लड़ने में पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए कि वो चुनाव ही ना लड़ सकें। तीसरी बात आप लिख सकते हो, चंदा जो इकट्ठा करते हैं ये लोग, क्या करते हैं भी? चंदा इकट्ठा करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उस पर कुछ नियम होने चाहिए कि आप इतना ही चंदा इकट्ठा कर सकते हो। करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करके वो खा जाते हैं। अगला क्या भी, समाज सेवा के कार्य भी चुनाव लड़ने वाले को पहले एक शपथ दिलानी चाहिए कि आप ये समाज सेवा के कार्य करोगे, अगर नहीं करोगे तो आपको वहां से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां बताइए। इसमें आप बता सकते हो, गरीब देशों में सरकार को गरीबी कम करने का प्रयास करना चाहिए, उद्योगों व बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च करना चाहिए। ये तो गरीबी पर, एक स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, और जो उद्योग हैं और जो बुनियादी ढांचा है उस पर अधिक बजट खर्च करना चाहिए सरकार को। इस प्रकार आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता है विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, आप लिखोगे इसमें, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण परस्पर निर्भर है। पर्यावरण की उपेक्षा कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धारणीय नहीं हो सकता। अगर आप क्या कहें, इन्वायरमेंट है, अपनी प्रकृति है, उसको नुकसान पहुंचाओगे और देश का विकास करोगे तो वो धारणीय नहीं है, वो सस्टेनेबल विकास नहीं है। अगर आपको सस्टेनेबल विकास करना है तो पर्यावरण की रक्षा करते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना ही धारणीयता विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं भी? अब क्या होता है भी, उदारीकरण का मतलब होता है उदार होना, मतलब व्यापार करने के लिए विदेशी व्यापार छूट देना लोगों को। इसमें क्या है भी, राष्ट्रों के बीच माल के मुक्त विनिमय पर प्रतिबंध व बाधाओं को हटाना व घटाना उदारीकरण है। क्या है भी, राष्ट्रों के बीच माल के मुक्त विनिमय मतलब कोई प्रतिबंध लगाए बिना, पर प्रतिबंध या बाधाओं को हटाने व घटाने का को उदारीकरण कहते हैं। जैसे 1991 में पहली बार
भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। पहले रोक थे कि बाहर का व्यक्ति यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता है, हम बाहर जाके व्यापार नहीं कर सकते। फिर ये रोक हटी तो बड़ी बड़ी कंपनियां आके अपने देश में आई। 2012 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी भी? ये नियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उत्पादकों व विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा था। जो उत्पादक हैं, जो चीजों का क्या करते हैं अभी उत्पादन करते हैं, उत्पादकों व विक्रेताओं ने जो वस्तुओं को बेचते हैं उनके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण से बचाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। दूसरा बता सकते हो, उपभोक्ता आंदोलन का दबाव था। जो उपभोक्ता थे वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने आंदोलन किया था, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी। अगला है, उपभोक्ताओं के लिए सरकारी स्तर पर कोई कानूनी संस्था नहीं थी, तो इसकी आवश्यकता पड़ी। कि कोई उपभोक्ता के साथ में ठगी हो जाए तो वो कहाँ जाएगा, कोई संस्था नहीं थी, इसलिए इसका निर्माण किया गया। ये पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए भी? आप पहाड़ों पर देखो मृदा अपरदन होता है क्योंकि ढलान ज्यादा होती है, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हो भी आप? पहला तो है पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे जल प्रवाह धीमा हो जाएगा और अपरदन कम होगा। दूसरा आप कह सकते हो सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए वहां पर। कौन सी भी? सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए, जिससे मृदा अपरदन ना हो। 14 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य लिखिए। ये क्यों चलाया गया था अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन? पहला इसमें लिखोगे बांधों को रोककर पर्यावरण विनाश को रोकना। जो बांध बनाए जा रहे थे उनको रोककर पर्यावरण विनाश को रोकना इसका लक्ष्य था। दूसरा था जो बांध बनाए जा रहे थे इससे जो लोगों को विस्थापन किया जा रहा था, वहां से हटाकर दूसरी जगह लगाया जा रहा था, उनको रोकना। इसे 2 लक्ष्य मेन थे, लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, उत्तरी भारत में रेल परिवहन का विकास विस्तार अधिक हुआ है, हिमालय क्षेत्र में कम हुआ है। क्योंकि भी उत्तरी मैदान में क्या है, भूमि समतल है, और हिमालय क्षेत्र में भूमि क्या है भी ढाल युक्त है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए उत्तरी मैदान में ज्यादा विकास हुआ है। तो इस प्रकार ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब क्या है भी सेक्शन सी में देखो भी यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी ऑप्शन मिलेंगे आपको। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें और गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या लिखें। इन दोनों में से आपको एक पसंद करना है, 3 अंक का आएगा। उसी प्रकार जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी क्या है भी 1929 की महामंदी को समझाते हुए उसके 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये जो गिरमिटिया प्रथा का स्पष्ट करना है इसको, इन दोनों में से आपको ये करना है। उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी क्या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें से आपको ये करना है। तो ये सारे विकल्प मिलेंगे आपको यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी 2 आए हुए हैं, एक करना है 3 नंबर का। और खंड द में क्या है भी ये पैटर्न यहाँ पर रहेगा, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें 2 पर टिप्पणी लिखनी है आपको, इनमें से एक करना है आपको। और 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी क्या करना है भी एक करना है आपको। यहाँ पर हमारे चैनल पर सभी मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। धन्यवाद।